बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा ईमान और आप लोग देख रहे हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑन योर चैनल सिटी 55। उम्मीद है खैरियत से होंगे और दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। हर दिन की तरह ये दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। लेकिन जब आप दिन स्टार्ट करते हैं ना, तो इस सोच के साथ स्टार्ट करें कि आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, क्योंकि जब आप दिन की शुरुआत अच्छी करेंगे ना, तो दिन का आखिर भी अच्छा ही होगा। अगर हमेशा हम पॉजिटिविटी के साथ अपने माइंड को पॉजिटिव रख के, हर चीज़ को पॉजिटिव सोच के हम कोई काम करेंगे ना, तो वो काम अच्छा होगा। क्योंकि अगर इंसान अपने अंदर थोड़ी सी भी नेगेटिविटी ले आता है, तो उसे कभी कभी ऐसा होता है कि उसे अपना अपना ही वो नुकसान कर देता है। नेगेटिविटी की वजह से वो अपना ही नुकसान कर देता है। तो ज़रूरी है कि जब आप सुबह उठते हैं तो फ्रेश मूड के साथ उठें और कोशिश किया करें जल्दी उठा करें और फ्रेश मूड के साथ उठा करें। और जब उठते हैं तो अपने आप का माइंड सेट कर लिया करें कि जी आज हमने अपने आप को पॉजिटिव रखना है। अगर कोई ऐसी बात हो भी जाती है, अगर आपको कुछ बुरा लग जाता है, तो फिर भी आप अपने आप को कूल रखें, अपने माइंड को कूल रखें, फ्रेश रखें और पॉजिटिव रहे। या मैं आपको एक अपनी भी बात बताऊंगी कि इंसान को जो है ज़िंदगी को जीने का तरीका सीखना चाहिए। उसको एक अलग तरीके से ज़िंदगी जो है जीनी चाहिए। ज़िंदगी छोटी सी है और ये दोबारा मिलनी नहीं है। ये एक ही दफ़ा हम बहसीयत मुसलमान हम लोग जो हैं, हमें पता है हम एक दफ़ा ही दुनिया में आए हैं और हमने वापस चले जाना है। और इसी सोच के साथ हमें सिर्फ दुनिया की रंगीनियों में नहीं खो जाना, हमें जो है दुनिया में खुद को भी राज़ी रखना है, अपने रब को भी राज़ी रखना है और लोगों को भी राज़ी रखना है। तो इसको मतलब अपने आप की पर्सनैलिटी ऐसी बना लें कि आपको देख के लोग कुछ सीखें। यहाँ पे मैं अगर अपनी बात करूँ, अगर मुझे कोई अच्छी बात कहता है ना, तो मैं उसको फ़ौरन अडॉप्ट करती हूँ। पॉजिटिव बात होगी तो कौन नहीं अडॉप्ट करेगा। कोई अच्छी बात है, हाँ बिल्कुल इसने तो बहुत अच्छी बात की है, मैं क्यों ना इसको अडॉप्ट करूँ। लेकिन अगर कोई हमें बुरी बात कह देता है, कोई ऐसी बात कह देता है कि जो हमें नागवार गुजरे, तो मैं उसको पहले देखती हूँ और मैं सोचती हूँ कि इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, इसके अंदर का माहौल क्या चल रहा है। मैं उसके माइंड को पढ़ने की कोशिश करती हूँ कि शायद मैं उसकी उस सोच को पढ़ सकूँ जिस वजह से उसने ये बात की है। लेकिन अगर कोई गलत बात कह भी देता है ना, तो वो उसका अपना कसूर नहीं होता, वो उसकी अपनी गलती नहीं होती, उसका जो है क्योंकि उसके अपने हालात उस वक्त ऐसे होते हैं जब वो कोई गलत बात कह देता है। तो ज़रूरी नहीं हम हमेशा हर किसी को नेगेटिव ही लें। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको हर चीज़ पॉजिटिव लगेगी। तो आज मैं यही कहूँगी कि आप अगर अपना दिन शुरू करते हैं तो उसको पॉजिटिविटी के साथ शुरू किया करें। जी नाजरीन, कल हमने जैसे कल के टॉपिक पे बात की थी, क्योंकि कल का और आज का टॉपिक एक ही है, हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। हम 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड मतलब दुनिया के 7 अजायब चीज़ों की बात कर रहे थे, जो दुनिया में 7 अजायब चीज़ें मौजूद हैं। बिल्कुल कल हमने कुछ 4 चीज़ों की बात की थी, उसको हमने काफ़ी डिटेल में बताया था कि किस तरह और कौन कौन सी जगह पे है, किस जगह तामीर की गई और किसने तामीर की गई। आज हम उसके जो बाकी 4 अजायब दुनिया में जो 4 अजायब हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। दुनिया में मुख्तलिफ़ ऐसी चीज़ें हैं जिनको जो इतनी मुख्तलिफ़ हैं उन्हें एक अजूबे का नाम दे दिया गया है, क्योंकि उस जैसी दुनिया में और ऐसी चीज़ें नहीं है, इसलिए उन्हें दुनिया का अजूबा एक कह दिया गया है। जी कल हमने 4 जो है बात की थी, 4 अजायब चीज़ों की बात की थी। आज हम उससे नेक्स्ट जो है बात करेंगे पिट्रा। जी नेक्स्ट हमारा जो अजूबा है दुनिया का 5वां अजूबा, नेक्स्ट जो दुनिया का 5वां अजूबा है उसका नाम है पिट्रा। जी ये पिट्रा जो एक अजूबा है, एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, वो लबनान जो है कंट्री है, इसमें वाक़या है। लबनान कंट्री के नदन एक सिटी है, उसमें अर्दन में ये पिट्रा जो है वाक़या है। ये एक ऐसा शहर है, सुन के हैरानी होगी कि ये एक ऐसा शहर है जो पहाड़ों को काट कर बनाया गया।
आप सोचें कि पहाड़ों को काट कर उसको एक मोहल्ले की शक्ल देना, एक शहर की, एक सूबे की शक्ल देना कितना मुश्किल काम होगा। और बिल्कुल इसी वजह से इसे जो है ये अजूबा कहा गया है कि इस शहर को, ये जो शहर बनाया गया है, इस शहर को पहाड़ों को काट कर इसके मोहल्लात, मुख्तलिफ मोहल्लात बनाए गए हैं। पिट्रा को जो है रोज़ सिटी भी कहते हैं। इसके रोज़ सिटी कहने की वजह ये है क्योंकि जो पहाड़, जो सुर्ख रंग के, कुछ गुलाबी रंग के जो है ये पहाड़ हैं, तो इस वजह से इन्हें जो है रोज़ सिटी भी कहा जाता है इस जगह को। 312 कबले मसीह में नबातीनी लोग थे जो जिन्होंने ये मोहल्ला जो है बनाना शुरू किया, यानी पहाड़ों को काट कर जो है उन्होंने छोटे छोटे कस्बात, छोटे छोटे घर बनाने शुरू किए। ये नबातीनी लोग जो थे वो चरवाहे थे और ये लोग शाम, लबनान और सऊदी अरब से कुछ इनका ताल्लुक था और कहा जाता है ये लोग चरवाहे भी थे। काफ़ी अरसे तक ये जो जगह थी लबनान की, पिट्रा जो रोज़ सिटी है, पिट्रा है, ये लबनान की पहचान भी इस जगह को कहा जाता है। इस जगह को दुनिया का सबसे बड़ा सियाहती मकाम भी कहा जाता है और कहते हैं कि काफ़ी अरसे तक ये जो जगह थी, यानी पिट्रा था, रोज़ सिटी थी, ये दुनिया की निगाह से बहुत ज़्यादा ओझल थी। लेकिन 1812 ईस्वी में एक जो है आर्टिस्ट था, उस ज़माने का एक आर्टिस्ट था जॉन लवडो, उसने ये जगह दरियाफ्त की। वो उसको जैसे एक हिस्टोरिकल प्लेसेस पे लोगों को जाने का शौक़ होता है, ये भी कुछ इसी तरह का शख्स था और इसने ये जगह दरियाफ्त की। कहा जाता है कि नबातीनी लोग जो है मशरकी बस्ती जो है कारोबार किया करते थे, यानी उनका कारोबार ये था, वो चरवाहे भी थे और उनका कारोबार ये था कि वो मसाला जात बनाकर मशरिक से मसाला जात बनाते थे और यूरोप सिटीज़ में जो है इनको आगे डिलीवर किया करते थे। जिस तरह एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है, इसी तरह जो है इनका काम था मसाले जात, यानी ये सुर्ख मिर्च, हल्दी, ये जो हम खाने में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इन चीज़ों को जो है ये बनाया करते थे। देन इनको जो है इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हुआ करता था, देन ये यूरोप सिटीज़ की तरफ इन्हें भेजा करते थे। कहा जा सकता है कि इन लोगों के पास कोई इतने अखराजात नहीं थे, मुश्किल से अपने अपने घर के जो है ये चीज़ें पूरी करते थे, अपने घर का खर्चा चलाया करते थे। लेकिन जब इन्होंने ये मसाले जात का काम शुरू किया, देन आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत ज़्यादा दौलतमंद हो गए और दौलतमंद जैसे जैसे दौलतमंद हो गए, उनमें दानिशमंदी भी आती गई और इस तरह से नेक्स्ट इनकी आगे इन्होंने इस मोहल्ले को छोड़ना शुरू किया और अपने अपने नए घर बना लिए। तो ये जो पिट्रा है, रोज़ सिटी, ये इस जगह को इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वीरान कर दिया। लेकिन वीरान नहीं है, यहाँ पे जो लोग हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाना पसंद करते हैं, वो लोग इन जगहों पे जाते हैं अभी एज अ सियाहती मकाम, जिसे कहा जा सकता है हिस्टोरिकल प्लेस है। तो लोग काफ़ी लाखों की तादाद में हर साल लोग जो है इसे देखने जाते हैं। जी नाज़रीन, इसके बाद हम बात करेंगे बाकी अजायबात की, तो लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। अपने ख्वाबों को दे हकीकत का रंग, मेगा स्टेट के संग। डीएचए की खूबसूरत लोकेशन, पुरसकून माहौल, अब डीएचए में रिहाइश हर किसी की पहुंच में। मेगा स्टेट डीएचए फाइल्स सेल्स ऑफिस, एक बावकार तर्ज रिहाइश, 5, 8, 10 मरलाज फाइल्स आर अवेलेबल। इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन मौका डीएचए कैंट गुजरावाला में, फाइल्स कैश और आसान इकसात पर। इसके अलावा डीसी कॉलोनी, अस्क्री फेज 1, 2, 3 बाजार एरिया में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का बाएतमाद इदारा। मेगा स्टेट, चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद इरफान हमीद चौहान। एड्रेस बिल मुकाबिल डीएचए ऑफिस, मेन जीटी रोड, राहवाली, कैंट, गुजरावाला। कॉन्टैक्ट नंबर 0331 464 3580, 0300 6433 923, 0324 733 927 and 055 382 8444। जी,
वेलकम बैक नाजरीन। आप लोग देख रहे हैं इंसाइक्लोपीडिया विद आयशा ईमान ऑन योर चैनल सिटी 55। नाजरीन, एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हैं अगर हमारे शोज़ को पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है सिटी 55, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जी, आज हम बात कर रहे हैं 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के 7 अजायबात जो पूरी दुनिया में मशहूर तरीन है, यानी इंटरनेशनली बैनुल-अक़वामी जिनको अहमियत हासिल है। पहले शायद इनको वो अहमियत नहीं हासिल थी, मतलब पिछली सदियों में, लेकिन अब जो है इनको एक सियाहती मकाम बना दिया गया, हिस्टोरिकल प्लेस बना दिया गया है। तो अब जो है ये लोगों की नज़र, इन लोग इस जगह पे जाना पसंद करते हैं क्योंकि उस वक्त बनाई गई ये चीज़ें शायद हमें अट्रैक्ट ना करती हों, लेकिन जैसे जैसे एक नया दौर आता जा रहा है, अब ये नया दौर है, नए दौर में नई नई चीज़ें बनती हैं। जैसे जैसे चीज़ें पुरानी होती जाती हैं उसी तरह वो एक अजूबा नुमा ही चीज़ बन जाती है। लेकिन ये जो अजूबे, जिन अजूबों की हम बात कर रहे हैं, जिन अजायबात की हम बात कर रहे हैं, ये बैनुल अक़वामी मतलब पूरी दुनिया में माने जाने वाले अजायबात हैं। जी, इस ब्रेक से पहले हमने बात की थी पेट्रा के बारे में, यानी रोज़ सिटी के बारे में। अब हम बात करेंगे कोलोसियम। कोलोसियम जो है इटली में मौजूद शहर रोम में वाक़या है और इसकी तामीर, कोलोसियम जो थी इसकी तामीर जो है 70 ईस्वी में स्टार्ट हुई एंड देन 80 ईस्वी में इसकी जो है तामीर मुकम्मल हो गई थी। कहा जाता है कि कोलोसियम एक ऐसी जगह थी जहाँ पर जो है इटली का जो शहंशाह, उस वक्त का शहंशाह था, वो लोगों को, इंसानों यानी गुलाम, जो उस वक्त गुलाम थे, उन गुलामों को और जानवरों को आपस में उनकी लड़ाई करवाया करते थे। उसके लिए इस जगह को तामीर किया गया, बहुत ज़्यादा पत्थर और कंक्रीट से तैयार किया गया और कहा जाता है 50 से 80 हज़ार तक लोग जो है यहाँ पे इजीली वहाँ पर बैठ के उस नुमाइश को, उस जैसे अगर कोई कहा जा सकता है कि उस वक्त जो वहाँ पे शो हो रहा होता था, इजीली वहाँ पे 50 to 80,000 लोग इजीली वहाँ पर बैठ के इसको देख सकते थे। लेकिन हर एक पार्टी का एक डिफरेंट पार्ट बनाया गया था कि जो बादशाह के जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान है वो एक साइड पे होंगे, जो गुलाम है गुलामों की साइड पे हैं वो एक साइड पे होंगे। इस तरह से कुछ पार्ट बनाए गए थे। ये जगह, जैसे मैंने बताया कि इंसानों के खेल तमाशों के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब ये जगह की तबाहाली बहुत मतलब ये जगह बहुत ख़राब हो चुकी है। ज़लज़लों और कुदरती आफात की वजह से इसकी तबाही वाक़या हो गई है। अभी भी ये मौजूद है लेकिन अपनी उस असल हालत में नहीं है जो इसकी शुरुआत में पहले थी। बिल्कुल इसे कोलोसियम को जो है रोम की पहचान भी कहा जाता है। अगर हम बात करें इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई की, तो इसकी 610 फीट जो है, मतलब 610 फीट इसकी जो है लंबाई है और 515 मतलब 515 फुट चौड़ाई है इसकी। और ये जो जगह बनाई गई थी, ये तकरीबन 6 एकड़ जगह पे इस जगह को इस हालनुमा जगह को जो है तामीर किया गया था। और तकरीबन, और कहते हैं कि इसकी जो बैरूनी दीवारें हैं वो 157 यानी 157 फीट है। रोम के बादशाह टाइसिन, उस वक्त के जो बादशाह थे जिन्होंने इस कोलोसियम को तैयार किया गया, उसका नाम था, जिनके कहने पे इसको तैयार किया गया, उस शहंशाह का नाम था टाइसिन। उस टाइसिन ने अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए, कहते हैं कि इस गेम को जो है बनाया गया था। जब इस जगह का इफ्तिताह किया तो तकरीबन 100 दिन तक रूमी बाशिंदों ने खूनी खेल का मुजाहरा किया, यानी गुलामों को लड़वाया और जानवरों को आपस में लड़वाया जाता था। इस खेल में मतलब जितना अरसा इस बादशाह की हुकूमत रही, तकरीबन 9000 जानवर और इंसानों की मौत वाक़या हुई इस खेल के दौरान। जी बिल्कुल, 9000 जानवर और इंसानों की, जब ये लड़ाई करवाते थे, ये तमाशा किया जाता था, उस वक्त 9000 जानवर और तकरीबन इंसानों की जो है अमवात वाक़या हुई थी।
जब ये खेल शुरू किया जाता था उससे पहले जो है उस जगह पे रेत की एक तह बिछा दी जाती थी कि अगर किसी का खून यानी किसी जानवर या किसी इंसान का खून बहता है तो वो उस रेत के अंदर जज्ब हो जाए, कहीं निकलकर बाहर ग्राउंड से बाहर ना निकल जाए, या इस तरह से उससे पहले जो है रेत बिछा दी जाती थी। और ये कहते हैं कि तकरीबन 500 साल तक के अरसा, और कहा जाता है कि तकरीबन ये खेल तमाशा जो है 500 साल तक जारी रहा। टाइसन जो बादशाह शहनशाह था उसकी हुकूमत में भी रहा। नेक्स्ट इसके बाद आने वाले जो बादशाह थे, शहनशाह थे, जिनकी हुकूमत थी, उन्होंने भी इस खेल को बहुत सराहा और इस खेल को जारी रखा। तो इसके बाद तक यानी 500 साल तक इस खेल के साथ ये मतलब खूनी खेल ही कहा जा सकता है। जानवरों और इंसानों का खेल एक खूनी खेल ही कहा जा सकता है। उस वक्त का शहनशाह तो सिर्फ इसे जो है अपने आप को मसरूफ रखने के लिए अपने शौक के खातिर खिलाता था, तो इसी वजह से इसे खूनी खेल भी कहा जाता है। जी, अगर दुनिया के 7 अजूबे हैं तो हर अजूबे के पीछे कहानी है और हर कहानी एक मुख्तलिफ मोड़ लेके आती है। जैसे हमने पिट्रा की बात की, पिछला जो मैंने इससे पहले एक बताया था अजूबे के बारे में, पिट्रा के बारे में बात की थी कि किस तरह उन्होंने पहाड़ों को काट कर जो एक कस्बा बनाया, एक मोहल्ला बनाया। इसी तरह ये कलोशियम की स्टोरी जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे एक समझ नहीं आ रहा था कि उस वक्त के लोग जालिम भी उन्हें कहा जा सकता है कि उस वक्त के लोग जो है इतने जालिम थे, जो शहनशाह थे, कि उन्होंने जानवर और इंसानों को कुछ समझा ही नहीं जाता था। अगर कोई गुलाम था तो क्या वो इंसान नहीं था? इंसान अपनी खुशी के लिए क्या क्या नहीं कर देता। लेकिन हर एक की सोच की बात है, हर एक की समझने की बात है, लेकिन कोई समझना चाहता नहीं है। मैं यही कहूँगी कि कोई समझना नहीं चाहता। अगर हमें कोई समझाने भी लगता है ना तो हम कहते हैं पता नहीं क्या बोल रहा है, लेकिन वो चीज़ हमारे माइंड में बैठ जाती है। हम तब नहीं उस चीज़ को समझते, लेकिन बाद में जब हम पे वो वक्त आता है ना तो हम उसे फ़ौरन समझ जाते हैं कि उसने मुझे ये कहा था, तो शायद मैं उस वक्त इस चीज़ पे अमल कर लेता। लेकिन आते हम वापस अपने टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो एक अजूबा है दुनिया का 6वां अजूबा है, जो दुनिया का 7वां अजूबा है वो है चिचन इट्ज़ा। जी बिल्कुल, चिचन इट्ज़ा जो है एक कदीम शहर है, मेक्सिको में मौजूद है ये शहर। हमने बात की थी कलोशियम के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने 7वें अजूबे के बारे में, यानी चिचन इट्ज़ा। चिचन इट्ज़ा जो है एक कदीम शहर है जो वाक़या है मेक्सिको में। ये तकरीबन 600 ईस्वी की बात है। ये मेक्सिको के एक शहर यकातन में जो है ये मौजूद है। चिचन इट्ज़ा जो है मौजूद है मेक्सिको के एक शहर सूबे यकतन में। इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। साजी 2 किलो रहूं तो 2 किलो पकौड़ा लादा पैक करने ये। जब खाने हो दाल चावल तो जुबान पर एक ही नाम आता है, यादगार दाल चावल। गुड फूड, गुड सर्विस, नाम ही हमारी पहचान। इसके अलावा पाकिस्तानी खाने जिसमें मुश्का फिश फ्राई, रहू फिश फ्राई, बाम फिश फ्राई, फिंगर फिश फ्राई, शिंगारी फिश फ्राई, बीफ कड़ाही, चिकन कड़ाही, दाल चावल, बड़े पाए, मुर्ग चने, अंडा कोफ्ता, फ्री होम डिलीवरी। एड्रेस नज़द जामिया मस्जिद, गुलजार मदीना, बिलमुकाबिल PSO पंप राहवाली। उस्ताद नईम 0304 982 9017। उस्ताद बिल्ला 0301 644 1783। जी वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं इंसाइक्लोपीडिया विद आयशा ईमान ऑन योर चैनल सिटी 55। जी, जैसे हम बात करें आज 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, यानी दुनिया के 7 अजायबात तो नहीं 8 अजायबात कहा जा सकता है, बिकॉज मैंने कल भी 4 अजायबात की बात की थी। इनमें से एक जो है वो इन्होंने मतलब कैंसिल कर दिया, निकाल दिया गया है, लेकिन फिर भी उसको एक अजूबे के नाम पे ही इसमें इस्तेमाल किया जाता है। 8 अजूबे हैं, लेकिन बात ज़्यादातर जो है 7 अजूबों की जाती है, लेकिन इसीलिए मैंने 8 ही अजूबे
अजूबों की बात कर दी, ताकि जिसको नहीं पता उनको इस चीज़ का पता चल दे, उसको भी इस चीज़ की हिस्ट्री का पता होना चाहिए। जी, ब्रेक से पहले मैं बात कर रही थी चिचन इट्ज़ा, जो एक कदीम शहर है जो मेक्सिको में वाक़या है। मेक्सिको में तकरीबन 600 ईस्वी में जो है उसके सूबे यकातन में ये कदीम शहर जो है बनाया गया। इसमें जो है माया लोग रहा करते थे, उन्होंने इस शहर को आबाद किया। इसमें जो इस सिटी में जो है इमारतें हैं वो जो बनाई गई हैं वो अभी इस असल हालत में मौजूद हैं। कुछ जो है बेशुमार, कुछ भी कहा जाता है, बेशुमार भी कहा जाता है कि असल हालत में मौजूद हैं। लेकिन जैसे अब इतनी 600 ईस्वी की बात हो रही है तो इतने पुराने हो गए हैं कि कुदरती आफात जैसे ज़लज़ले वगैरह आते हैं तो हम जैसे आजकल के इमारत को नुकसान पहुंचा तो वो तो फिर कितने पुरानी है, तो अब उनका तो हो गया, तो अब उनको भी उन चीज़ों का अफेक्ट होता है, कुदरती आफात की वजह से अफेक्ट पड़ा है। लेकिन कहा जाता है कि इन तमाम अजूबों में से ये चिचन इट्ज़ा शहर जो है इसमें जो मौजूद इमारतें हैं ये कुछ अपनी असल हालत में मौजूद है। माया जो है ज़ुबान का नाम है, जो लोग मेक्सिको में लोग वहाँ पर जो ज़ुबान बोली जाती थी उनकी ज़ुबान को माया ज़ुबान कहते थे। जी, माया ज़ुबान में इट्ज़ा का मतलब है, चिचन इट्ज़ा वर्ड है, उसमें इट्ज़ा का जो वर्ड है वो उसका मतलब है पानी का जादूगर। जी बिल्कुल, इट्ज़ा को पानी का जादूगर कहते हैं। इस चिचन इट्ज़ा शहर जो कस्बा एक मोहल्ला बनाया गया था उस जगह में तकरीबन मंडियां लगाई जाती थी, बाज़ार थे और बड़ी बड़ी इमारत जो है बनाई गई थी। यहाँ पे कहते हैं कि ये भी दूसरे अजूबों की तरह उसी तरह खूबसूरत है। यहाँ पर हर साल जो है तकरीबन 15 लाख तक लोग इसे देखने आते हैं। हर साल 15 लाख लोग इसे देखने आते हैं। ये एक ऐसा अजूबा है, यानी लोगों को शौक है, मुझे भी कहते हैं मुझे भी शौक है घूमने फिरने का। लेकिन इस तरह अगर जब मैं इन चीज़ों के बारे में बात करती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, तो एक मुझे भी इंटरेस्ट होता है कि मुझे भी ट्रैवल करना चाहिए, इन जगहों को देखना चाहिए। इनफैक्ट जिन लोगों को शौक़ होता है, जो लोग इस चीज़ का क्रेज़ रखते हैं कि उन्हें इन चीज़ों का देखने का क्रेज़ है, कि अगर किसी ने पढ़ लिया ना तो वो कहेगा जी मैंने इस जगह तो जाना ही जाना है। जैसे मुझे क्रेज़ है टर्की जाने का, मतलब एक दीवानों जैसा क्रेज़ होता है, मुझे भी इसी तरह क्रेज़ है टर्की जाने का। किसी दिन हम टर्की की हिस्ट्री के भी बारे में बात करेंगे, लैंग्वेजेस के बारे में बात करेंगे, बड़ी मज़ेदार सी उसकी लैंग्वेज है। लेकिन अभी वापस आते हैं हम अपनी टॉपिक की तरफ। जी, हम बात कर रहे थे चिचन इट्ज़ा के बारे में कि यहाँ पर लोग तकरीबन 15 लाख तक लोग जो है यहाँ हर साल इसको देखने आते हैं। इस जगह के जो लोग थे, कहा जाता है कि बहुत जालिम लोग थे, उन्हें किसी चीज़ का खौफ और डर नहीं था। इस जगह के लोगों को कहा जाता है वो बहुत जालिम थे, और जालिम हर तरह का इंसान जालिम होता है। जैसे मैंने पीछे बात की कि एक बादशाह जो है इंसानों और जानवरों को आपस में लड़ा दिया करता था, और तकरीबन 9000 इंसानों और जानवरों की अमवात वाक़या हुई। तो एक ये दिल दहला देने वाली ही बात है। अगर हम बात करें कि ये चिचन इट्ज़ा के जो लोग थे जालिम थे, तो ये किस हद तक जालिम थे? ये जालिम इस हद तक थे कि वो जिंदा लोगों के दिल निकाल कर अपने देवताओं को पेश करते थे ताकि वो हमसे खुश हों। तो आप इस चीज़ का जो है, इसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लें कि वो कितने जालिम थे। एक जिंदा इंसान का दिल निकाल लेना क्या एक छोटी सी बात है? जिस तरह दौर बढ़ता जा रहा है, हम समझते हैं कि ये दौर बुरा है, लेकिन अगर हम बात करें पिछले ज़माने की, पिछले अदवार की, कि उस वक्त भी इस तरह के लोग थे। मुझे नहीं लगता मुस्लिम लोग हैं वो इतने जालिम हुआ करते थे। लेकिन अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज़ की, तो वहाँ पर बहुत जालिम लोग रहते थे। जिस तरह मैं अभी ये बता रही हूँ कि चिचन इट्ज़ा में लोगों को, जिंदा लोगों के दिल निकाल के, सिर्फ किस लिए दिल निकालते थे कि हम अपने देवताओं को जिनकी हम पूजा करते हैं उनको खुश करने के लिए अब जिंदा इंसान का दिल निकाल के उसके सामने रख रहे हैं। एक सोचने वाली, एक
समझदार इंसान वाली बात थी नहीं उसमें, इसीलिए इतना जालिम कहा गया है जी। इस जो अगर हम बात करें चीचन अज्जा के लोगों की, तो इन्होंने तामीराती आर्ट और मैथ्स यानी रियाजी के मैदान में काफ़ी कारनामे जो है अंजाम दिए। कहा जाता है कि जालिम तो थे लेकिन वो समझदार भी बहुत थे, दानिशमंद बहुत थे। लेकिन इनके दानिशमंद होने की फ़ायदा किस चीज़ का, जो एक पहिया भी आजाद ना कर सके। लेकिन कुछ बड़ी इमारतें हैं, उनमें एक जो सबसे बड़ी इमारत है वो है उस जगह को जो है वो अपनी इबादत गाह कहते हैं, और उस जगह पे एक सहन है। उस सहन में जो है एक कुआं बनाया गया है जिसे कुर्बानी का कुआं कहा जाता है। और इसमें जो है इसकी एक तो वो जिंदा लोगों के दिल निकाल लिया करते थे, दूसरा जो नौजवान लड़कियां हुआ करती थी उनको उस कुएं में फेंक देते थे ताकि अपने बुतों को, अपने देवताओं को वो खुश कर सकें। जैसे जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे एक अजीब सी सिचुएशन हो रही थी कि किस तरह के लोग थे कि उनके अंदर दिल नाम की चीज़ नहीं थी। दिल नाम की चीज़ कहाँ होगी जब उन्होंने एक जिंदा इंसान का दिल निकाल के अपने मतलब एक बुत को ही पेश करना, उनको खुश करना है जो एक बुत खड़ा हुआ है। एक नौजवान लड़की एक जिंदा इंसान को आप कुएं में फेंक रहे हैं, क्या ये जुल्म नहीं है? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इस दौर में हैं, हम इस ज़माने में हैं कि लड़कियों की इज़्ज़त की जाती है। पहले थी कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वो इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उसके बाद जो है औरत को उसका जो है रुतबा दिया गया। पहले तो औरत की इज़्ज़त ही नहीं की जाती थी, उसको ज़िंदा दफना दिया जाता था। जैसे मैं बात कर रही हूँ कि नौजवान लड़कियों को कुएं में फेंक देते थे, सिर्फ किस वजह से कि हम अपने बुत को खुश कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं कि नेक्स्ट जो है हमारा 8वां अजूबा माचू पिच्चू। बिल्कुल, माचू पिच्चू एक अनका का गुमशुदा शहर था। ये हमारा लास्ट अजूबा है जिसके बारे में हम बात करें। माचू पिच्चू ये अनका का गुमशुदा शहर था। तकरीबन सतह समुंदर से 7,970 फीट जो है बुलंद है। बिल्कुल 7,970 फीट ये सतह समुंदर से जो है ये बुलंद है। और ये जो है माचू पिच्चू जो है अनका का राजा था पीचा कोई, इसने जो है ये तामीर करवाया। तकरीबन 1438 से इसकी तामीर शुरू हुई और 1472 में इसकी तामीर मुकम्मल हो गई। और इस तामीर के बाद जो है इसी बादशाह यानी पीचा कोई ने जो है इस जगह को बसाया, यहाँ पे लोगों ने बसना शुरू किया। यहाँ स्पेन ने जब यहाँ जंग की तो उन्होंने जो है ये जगह, वहाँ पे बसने वाले जो लोग थे, माचू पिच्चू में जो बसने वाले लोग थे, उन्होंने स्पेन ने जब जंग शुरू की तो उन्होंने ये मोहल्ला छोड़ना शुरू कर दिया। और 1911 में जो है बैनुल अक़वामी शोहरत जो है इसे मिली। हरम बेंगन जो था एक, जैसे मैंने पहले बताया था कि जिन लोगों को घूमने का शौक़ होता है, हिस्टोरिकल प्लेस देखने की का शौक़ होता है, तो इसी तरह हरम बेंगन भी एक जो है हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाने का शौकीन एक शख्स था जिसने इस जगह को दरियाफ्त किया। कहा जाता है कि इसकी ख़ास बात ये थी कि जब इस जगह की खुदाई की गई तो उस वक्त इस खुदाई के दौरान हज़ारों औरतों की जो है खोपड़ियाँ निकली। हज़ारों औरतों की खोपड़ियाँ निकली। वो इस वजह से वो खोपड़ियाँ एक दफ़ा देख के हैरान हो जाता है कि बंदा ये क्या चीज़ है। लेकिन ये वजह, खोपड़ियाँ निकलने की वजह ये थी कि ये इन खोपड़ियों यानी औरतों को उस वक्त, उस दौर में, पीचा कोई के दौर में औरतों को सूरज, उस जगह के जो लोग थे वो सूरज की पूजा करते थे और वो औरतों को उनकी भेंट चढ़ा दिया करते थे सूरज को खुश करने के लिए, यानी नाउज़ुबिल्लाह अपने बुत को खुश करने के लिए, अपने सूरज को खुश करने के लिए औरतों की भेंट चढ़ा दिया करते थे, उनको मार दिया करते थे। तो ये स्टोरी थी। मैंने बाकी भी बताया कि किस अजूबे की क्या स्टोरी थी। हर स्टोरी की एक अजीब ही
मतलब पीछे से हिस्ट्री निकलती है। कोई मुझे इससे पहले, इस शो करने से, इस प्रोग्राम करने से पहले बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा था कि इतने ख़तरनाक लोग भी हुआ करते थे पिछले दौर में, पिछले ज़माने में इतनी ख़तरनाक जालिम लोग हुआ करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्र है करते हैं कि हम मुसलमान, अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया। अब हम उस दौर में हैं कि औरत की इज़्ज़त की जाती है। कहते हैं कि औरत की इज़्ज़त, औरत अगर कोई उसकी इज़्ज़त नहीं ना करता, उसको खुद चाहिए कि वो अपनी इज़्ज़त करवाए। क्यों औरतें ही क्यों अपना जुल्म सहें? सिर्फ औरतें ही जुल्म सहने को रह गई हैं। अब औरतों को चाहिए कि वो अपनी आवाज़ उठाएं। जी बिल्कुल, आज का मैसेज मैं ये दूंगी कि अपने आप को पॉजिटिव रखें, और पॉजिटिव रखेंगे तो आप खुश रहेंगे, खुद खुश रहेंगे तो घर वाले भी खुश रहेंगे, आपके करीबी जो हैं, आप खुद भी खुश रहेंगे, आपके जो आसपास रहने वाले हैं खुश रहेंगे, और घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। तो इसी वजह से आप कोशिश किया करें पॉजिटिव रहें, फ्रेश रहें। सुबह उठ के कोशिश किया करें कि आप माइंड अपना सेट करके रखें कि आपको पॉजिटिव ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आप जो है, अगर किसी ने चैनल पे नहीं देखा तो आप हमारे YouTube चैनल सिटी 55 पे जो है हमारे प्रोग्राम को देख सकते हैं। इसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल सिटी 55 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट शेयर ज़रूर करें, और लाजमी फीडबैक ज़रूर दें ताकि हमें पता चले कि आप लोग देख भी रहे हैं या नहीं, और आपको टॉपिक पसंद आ भी रहा है या नहीं। जी हमें दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी एक अच्छी से टॉपिक के साथ, लेकिन इसी वक्त। जी नाजरीन, हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।